Assalamu alaikum students. I hope you all must be fine, and today I would like to inform you about the another interesting topic which is enzyme. So हम enzyme के बारे में बात कर लेते हैं आज कि enzyme होता क्या है, इसके functions क्या हैं और इसका structure वगैरह क्या है, किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आपको बताई जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम से कि देखें ये होता क्या है कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ते हैं कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट करता क्या है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज़ी से करवा देता है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज़ी से करवा देता है। तो हमारी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हज़ारों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारे हमारी पलक का झपकना, सही है, आईलिड्स का, और इसी तरीके से हमारे हॉर्मोन्स की सिक्रीशन, हमारे हार्ट का एक स्पेसिफिक रिदम के साथ पंप करते रहना, हमारे लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम आना, और इसी तरीके से हमारे लिवर में हज़ारों तरह की फंक्शनिंग हो रही है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी में हो रही है। तो ये जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइम में होते हैं जिससे बिल्कुल भी देर नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट पंप कर रहा है 1 मिनट में 72 टाइम्स या 73 टाइम्स। ऐसा नहीं है कि वो 1 मिनट में पहले 100 बार पंप करेगा, फिर 200 बार, 300 बार, यानी कि वो एक रिदम में चल रहा है। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस या जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ये एक ख़ास किस्म की चीज़ के साथ एक प्रॉपर रिदम में जा रहे हैं, और वो चीज़ जो है वो एंजाइम कहलाती है हमारी बॉडी में। जैसे कि केमिस्ट्री में मैंने आपको मिसाल दी कि हम कैटलिस्ट का नाम सुनते हैं। वो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक एंजाइम नाम का केमिकल होता है या प्रोटीन होता है। ये किसी भी हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे टाइम में, और जो उसका जर्नल टाइम है, जो स्पेसिफिक टाइम है, वो उस टाइम लिमिट में करवा देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एंजाइम ना हो तो जो हमारा हार्ट 72 या 73 टाइम्स विद इन अ मिनट पंप करता है, वो घंटे लगा दे। या हमारी जो पलक झपकती है, ये माइक्रो नैनो सेकंड्स में ही काम होता है, और इसमें मिनट्स लग जाए। या हमारे लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसीजर है, इसमें दिन लग जाए। या हमारे हॉर्मोन्स की जो सिक्रीशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, या सिक्रीट हो ही नहीं हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं फला। मतलब इस तरह से मैं आपको मिसाल देके समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी रिएक्शंस हैं, इन सब को एक स्पेसिफिक टाइम में होना चाहिए, जो एंजाइम की मदद से होता है। तो एंजाइम का काम ये होता है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करवा देता है। इसे हम रिएक्शन बूस्टर भी कह सकते हैं। एंजाइम को हम क्या कह सकते हैं भाई, रिएक्शन बूस्टर। कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देता है, और इसको हम बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उसको बूस्ट कर देता है। तो ये बायो कैटलिस्ट भी कहलाता है। बायो कैटलिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स की टाइप्स पर, कि कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम।
कि हमारे पास कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। अच्छा, अगर टाइप्स की बात करें तो दो तरह के हमारे पास एंजाइम्स की टाइप्स होती हैं। एक होती है फुली प्रोटीन, और दूसरी होती है हमारे पास एक ऐसी टाइप जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। अच्छा, प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन का सीन ये है कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, तो एंजाइम्स भी जितने भी हैं ये सारे के सारे फुली प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट भी आता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी आता है। तो हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि ये प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स जो हैं हमारे पास ये प्रोटीनियस इन नेचर हैं, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं ज़्यादातर। तो अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये फुली प्रोटीन या फुल प्रोटीन पार्ट कौन सा है, और नॉन प्रोटीन या प्रोटीन पार्ट का क्या मतलब है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखें, ऐसा एंजाइम जो टोटल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो फुली प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, वो हमारे पास कहलाता है प्रोटियो एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो टोटल किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से मिलकर बना है, ये कहलाता है प्रोटियो एंजाइम। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई ये एक एंजाइम है, ये टोटल इसके अंदर क्या मौजूद है? ये प्रोटीन मौजूद है, तो इसको हम प्रोटियो एंजाइम कहेंगे। और दूसरी टाइप इसकी होती है जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, तो ऐसा एंजाइम हमारे पास कहलाता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, या इसको हम कॉन्जुगेट एंजाइम भी कहते हैं। या तो ये हमारे पास कहलाता है होलो एंजाइम, या हम इसको कॉन्जुगेट एंजाइम भी कहते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा खिंचपिच हुई हुई हो, थोड़ा सा मिक्सअप हुआ हुआ, तो वो हमारे पास कहलाता है कॉन्जुगेट या होलो एंजाइम। अच्छा, इसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इस तरह के एंजाइम का, होलो एंजाइम का या कॉन्जुगेट एंजाइम का, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इसी के साथ साथ जो प्रोटीन पार्ट कहलाता है, ये इसे हम एपोएंजाइम कहते हैं। ये ज़रा कंफ्यूज करने वाली बात है कि नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है और प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है। तो याद रखें कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये एंजाइम का हमारे पास कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो प्रोटीन पार्ट है ये हमारे पास कहलाता है एपोएंजाइम। और अब हम इसकी अगर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसके बारे में बात कर लें, तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑर्गेनिक मैटर और एक होता है इनऑर्गेनिक मैटर। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्या चक्कर है। तो मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या मतलब है और क्या है, किस तरीके से इसमें फंक्शनिंग हो रही है या जो काम हो रहा है वो क्या है। प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा भैया, देखें प्रोस्थेटिक ग्रुप के जो प्रोस्थेटिक पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरा कहलाता है इनऑर्गेनिक पार्ट। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है, देखें ये आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है।
देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स कहलाते हैं जिनमें कार्बन पाया जाए, इन्हें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। जिसमें क्या आया हमारे पास आना चाहिए, कार्बन पाया जाए, ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये हमारे पास सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और इनऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन ना पाया जाए, बाकी डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाएं, तो हमारे पास वो कहलाता है इनऑर्गेनिक पार्ट। अच्छा, जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है ये हमारे पास कहलाता है कोएंजाइम। और जो इनऑर्गेनिक पार्ट कहलाता है, इन्हें हम कोफैक्टर्स भी कहते हैं। तो पहला हमारे पास ऑर्गेनिक पार्ट था जो कोएंजाइम कहलाता है, और जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो कोफैक्टर भी कहलाता है। अच्छा, इसमें कुछ एनर्जी का भी डिस्कस किया जाता है कि जो कोएंजाइम्स वगैरह होते हैं ये जो एनर्जी पर काम करते हैं वो फॉर्म होती है एटीपी की फॉर्म में, मतलब जो जो एनर्जी इनको रिक्वायर्ड होती है, या एनएडी। अब एटीपी क्या है, एनएडी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैं नीचे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनएडी का मतलब होता है नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं एनर्जी के हमारे पास, कि पहली जो थी वो एटीपी थी जो कहलाती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड सेकंड वन इज एनएडी विच इज नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारे पास कुछ एंजाइम्स की टाइप्स होती हैं, जिस तरीके से ये आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया इसके बारे में। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास थ्योरीज पेश की जाती हैं, की लॉग थ्योरी या इंड्यूस फिट मॉडल। ये दो थ्योरीज हमें बताती हैं कि एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है, और ये बॉडी पर किस तरीके से अटैच होता है, और किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग हो रही होती है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। की लॉग थ्योरी इंड्यूस फिट मॉडल। देखें, ये जो थ्योरीज हैं ये एक ही तरह की हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। अब देखें, एंजाइम्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में एक ही तरह के एंजाइम हो। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे हमारी बॉडी में हज़ारों तरह के सेल्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे जो नेल्स के नाखूनों को जो सेल्स हैं, अगर पूरी बॉडी में सिर्फ नाखून के सेल्स हों तो पूरी बॉडी में सिर्फ नाखून ही होंगे और कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से अगर पूरी बॉडी में सिर्फ हेयर, जो हमारे बाल हैं, अगर सिर्फ हेयर वाले सेल्स हों तो पूरी बॉडी में हेयर ही होंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से हर ऑर्गन का, हर स्पेसिफिक पार्ट का एंजाइम भी अलग है, जो सिर्फ स्पेसिफिक जगह पर ही जाके काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का एंजाइम है वो हर जगह पर जाके काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एंजाइम है, ये शेप है उसकी, और
एक सबस्ट्रेट है। अच्छा, एंजाइम जहाँ जाके फिट होता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब ये एक शेप ये है, एक ये शेप है फॉर एग्जांपल, एक ये शेप है, और एक मासूम सी शेप एक ये है, और एक कॉम्प्लेक्स और या सिमिलर शेप में और बना देता हूँ इसी के सराउंडिंग में, कि भाई ये एक शेप है। अब देखें, एंजाइम बाकियों में नहीं गया, यहाँ पे आसानी से फिट हो गया, क्योंकि इसकी जगह ही यही थी, और कहीं ये फिट हो ही नहीं सकता। अब ये वाला जो पार्ट है इसका, जो सबस्ट्रेट के अंदर हो गया है, ये कहलाता है, ये असल में साइट है जो एक्टिव साइट कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? एक्टिव साइट। और जो बाहर वाली साइड है ये वाली, ये कहलाती है इनएक्टिव साइट, हम इसको कह सकते हैं। जो सबस्ट्रेट में अंदर नहीं जाती, बाहर रहती है। इतना सा पार्ट जो है बस ये फंक्शनिंग करवा रहा होता है, पूरे के पूरे की ज़रूरत हमें नहीं होती पूरी बॉडी में। तो ये थोड़ा सा टॉपिक मैं रिवाइज करवा देता हूँ एंजाइम से रिलेटेड, कि भाई मैं यहाँ पे पूरा दिखा देता हूँ कि भाई ये एक बायोकेमिकल या बायो कैटलिस्ट होता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करवा देता है। कुछ टाइप्स होती हैं दो तरह की, जो फुली प्रोटीन होता है ये प्रोटियो एंजाइम कहलाता है, और ऐसा एंजाइम जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट भी नॉन प्रोटीन पार्ट भी, ये हमारे पास कहलाता है होल एंजाइम या कॉन्जुगेट एंजाइम। इसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है, और जो प्रोटीन पार्ट होता है ये एपो एंजाइम कहलाता है। अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो जो इसमें दो तरह का पार्ट होता है, एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम कोएंजाइम कहते हैं, और जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो कोफैक्टर्स कहलाता है। जिन एनर्जीज पर काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक पार्ट, वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाती है, या नाइकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनर्जी कहलाती है। दो तरह के इसके इंड्यूस फिट मॉडल होता है, और एक कीलॉग थ्योरी होती है जिसमें हमें एंजाइम की फंक्शनिंग के बारे में बताया जाता है कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। Now I would like to inform you about those factors which affects enzyme activity. अब देखें होता क्या है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एंजाइम अपनी फंक्शनिंग करने की जो एबिलिटी है वो लूज़ कर देता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर होंगी, वो फैक्टर्स अगर होंगे तो एंजाइम अनेबल हो जाएगा अपने काम करने के, यानी कि जो उसका काम है वो फिर वो नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। अब देखें ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम क्या है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ही होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले पे आता है पीएच, देन हमारे पास होता है टेम्परेचर, देन हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट,
हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेडिएशंस। अब देखें, सबसे पहले जो है वो है हमारे पास पीएच। अब पीएच क्या होता है, देखें पीएच हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक ऐसी वैल्यू जो हमें बताए कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या बेसिक है। भाई कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस है, उसके बारे में बताया कि वो कितना एसिडिक नेचर है या कितना बेसिक नेचर है, तो वो हमारे पास पीएच कहलाती है। अब देखें पीएच किस तरीके से हमारे पास अफेक्टिव होती है कि कोई एसिडिक मीडियम का एंजाइम है, यानी कि एसिडिक जगह का, वो कभी भी बेसिक में जाकर या बेस में जाकर बेसिडिक मीडियम में जाकर कभी भी रिएक्ट नहीं करवाएगा। अब बॉडी में क्या ताल्लुक, देखें हमारा स्टमक है, एसिड्स रिलीज होते हैं ना, HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और डिफरेंट केमिकल्स, तो वहाँ पे बेसिक मीडियम का एंजाइम काम कर ही नहीं सकता, वहाँ पे सिर्फ एसिडिक मीडियम का होगा। या अगर कोई बेस है तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम का जो एंजाइम है वो कभी भी काम नहीं करेगा, वहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है। तो ये बात समझ आ गई। टेम्परेचर, अब देखें जैसे कि ह्यूमन टेम्परेचर होता है, अब हमारी जो खाल है ये सारी चीज़ें प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और एंजाइम भी किससे मिलकर बना हुआ है भाई, प्रोटीन से। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं अपना हाथ चूल्हे पर रख दूं, जल जाएगा, आग पर रख दूं, ख़त्म हो जाएगा। जब मेरा गोश्त ही नहीं बचेगा, मेरी बॉडी का प्रोटीन ही नहीं बचेगा, तो एंजाइम कैसे बच जाएगा। जब एंजाइम नहीं बचेगा तो काम भी नहीं होगा। तो ये एक मेजर फैक्टर है कि हर एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, एक स्पेसिफिक, एक फेवरेबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जिसमें वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो ये हमारे पास टेम्परेचर इस तरीके से अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। कंसंट्रेशन पर बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम जहाँ पर जाकर काम करेगा वो जगह कितनी तादाद में है, क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम है 10, काम करने की जगह 20 की है, तो आधे टाइम में काम होगा, पूरे टाइम में वो काम नहीं होगा। यानी कि वो जो काम होगा वो डबल टाइम ले लेगा हमारा, वो अपने एक स्पेसिफिक टाइम में नहीं होगा। या आसान कर देते हैं, एंजाइम्स 5 हैं, सबस्ट्रेट एक है, तो एक सबस्ट्रेट में एक एंजाइम जाएगा, बाकी 4 तो बच गए ना। अब बाकी चारों का क्या, वो बेचारे ऐसे ही भटकते रहेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना वो काम कर सकते क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं है, वो जगह ही नहीं है जहाँ पे वो जाए। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कहलाता है कि ये किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे मशीन में हम अपना हाथ यूं रख देते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई फिंगर का एक्सरे हो रहा है, या मेटाकार्पल्स हैं, फेलेंजिस हैं, या डिफरेंट चीज़ें मेरे हाथ में या थंब का हो रहा है, तो एक मशीन होती है उसमें हाथ में हम ऐसे रख देते हैं और वो रेडिएशंस उसमें से पास हो जाती हैं,
और एक हमें प्लास्टिक टाइप की एक शीट मिलती है जिसमें हमारा एक्सरे आ जाता है भाई, जो हमें बता रहा होता है कि आपका हाथ कहाँ पर फ्रैक्चर है या कहाँ पर आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ हुआ है। अब वो जो रेडिएशंस होती हैं वो असल में एक्सरे मशीन में गैमा रेजिस यूज़ की जाती हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अल्फ़ा बीटा गामा। तो वो गैमा रेजिस या गामा रेजिस यूज़ की जाती हैं और वो इतनी ज़्यादा हार्ड होती हैं कि मैं बार बार अगर एक्सरे करवाता रहूं तो मेरा हाथ बिल्कुल जल के काला हो जाएगा। एक तो वैसे ही काला है, ऊपर से बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जब मेरा हाथ ही नहीं बचेगा, मेरे हाथ में प्रोटीन ही नहीं बचेगा, तो एंजाइम क्या करेगा भाई। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं इस तरीके से। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो और इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो इस वीडियो से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू बाय इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट लेक्चर। टिल हेयर टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।